हसन साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। पिछले साल की बनिस्बत बजट में कमोबेश वही आदाद शुमार हैं, तो मैं इसकी सिर्फ सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेफिनेटली इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली एंड ऑपरेट्स एज अ वेलफेयर एंड सिक्योरिटी स्टेट, लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी स्टेट का ताल्लुक है तो यकीनन गुज़िश्ता साल मई के अंदर जो पाकिस्तान की अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया और 2 दिन बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा तय पाने जा रहा है, उसकी मेज़बानी, जिम्मेदारी और सालिसी एक पाकिस्तान का दुनिया के खित्ते के ऊपर एक नए पुरअमन एटमी मुल्क की मानद उभरना यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब की काविशें और तमाम अफवाज पाकिस्तान की काविशों के मरूने मिन्नत है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब इस बजट को मैं देख रहा था तो इस बजट से पहले जनाब स्पीकर मेरे पास IMF की रिकमेंडेशन आ गई, और जब मैंने IMF की रिकमेंडेशन देखी तो मैं हैरान रह गया कि उसमें टोटल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम लेवी, गैस रीपेमेंट ऑन लोन, यहाँ तक कि डिफेंस बजट भी उसमें डिफाइन हुआ था। और ये बजट और IMF के प्रपोजल्स में 10% का शायद फर्क होगा। तो मैं ये परेशान हूँ माजरत के साथ कि अगर ये पूरा का पूरा वहीं से कॉपी पेस्ट आया था तो इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी? ये ट्यूशन तो मुझे पढ़ा देते 6 घंटे की, मैं पेश कर देता। यानी इतनी तगोदू के बाद और इतने तज्जिए, तबसरे, टेलीविजन में, मकालमे, सीधा सीधा बजट है, जो दिया गया है वो पेश कर दिया गया। और लाजमी सी बात है कि जब IMF, जब आप कहते हैं कि जब मुंह खाता है तो आंख शर्माती, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीरें सुनी मैंने, और भी तकरीरें सुनी। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम 25 बार IMF के पास गए हैं और 25 बार में ये 2 ही जमातें तो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पैदाइश से ये म्यूजिकल चेयर तो हम देखते चले आ रहे हैं। तो 25 बार IMF के पास यही दोनों जमातें गई होंगी ना। तो फिर ये समझ नहीं आ रहा कि आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं और दिल पर पत्थर रख के बजट पेश कर रहे हैं। भाई ये दिल की टेक्नोलॉजी हमें भी दे दें ताकि हम भी वो दिल बना लें जिसपे इतने बड़े बड़े पत्थर रख सकें, आम आदमी को भी पता चले। और ये बात बड़ी दुरुस्त की हमारे PTI के दोस्त ने कि हम बजट पे तनकीद तो कर रहे हैं और बजट पास भी करेंगे, क्योंकि जाहिर है इत्तेहाद ही है, पार्टी का फैसला है, बजट पास करना है। लेकिन मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि 1947 में $1 3.3 रुपए का था, तो क्या ये कभी किसी हुक्मरान ने सोचा है क्या 2026 में यही डॉलर 285 रुपए का है तो हमारे मुल्क पे गुजर क्या रहा होगा? तक अभी ये कंपैरेटिव एनालिसिस हमने बांग्लादेश से किया है और श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट हो गया, लेकिन श्रीलंका की GDP और इकोनॉमी आज भी जाके कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से जब जब मैंने देखा कि जिसके साथ लफ्ज कौमी लगा हुआ है उस महकमे का बेड़ा ही गर्क हो गया। कौमी बजट फारिग, कौमी फूल किसी को पता ही नहीं, कौमी खेल हॉकी तबाह, कौमी एयरलाइन तबाह, कौमी स्टील मिल तबाह, कौमी जबान तबाह। तो हमारी तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या इस मुल्क के साथ बस गुजारा कर रहे हैं। फिर आम लोगों से पूछो तो आम लोग बजट के बारे में पहले बड़े कॉन्शियस हुआ करते थे। मुझे बचपन में याद है घर के बड़े सब बैठ के देखते थे कि भाई बजट क्या आएगा, और PTV लगाया जाता था, एक एक पॉइंट नोट किए जाते थे। अवाम तो ला ताल्लुक है बजट से, अवाम तो शदीद बेजार है।
अवाम तो हमारे प्रोटोकॉल, हमारी गाड़ियां, हमारे कपड़े, हमारे लग्जरी देखकर अवाम में तो नफरत है। हम लीडर बने फिर रहे हैं, 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में फिर रहे हैं, और वो खुशामदी जो है वो अपने गिर्द 100 चमचे जमा करके समझ रहा होता है कि बड़ा कामयाब लीडर है। वो एक्चुअल पब्लिक में जाओ ना किसी दिन कोई मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाकर, तो लग पता जाएगा कितनी इज्जत अफजाई हो रही है। अगर 4 चाहिए जो इधर उधर होते ना चमचे, इन्हें छोड़कर किसी बस में बैठ के टावर से इधर निकले ना कराची, बराबर में सीट कोई नहीं देगा बैठने के लिए। अवाम का तो ये बुरा हाल है। और फिर एक और स्पीकर साहब, बड़ी अहम बात, ये मुल्क से बाहर जाते हैं, सब जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, सब जाते हैं। आप कभी ये अकेले, हमारे तमाम लीडर्स, मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूं, आप अमेरिका, यूरोप, लंदन या अरब ममालिक जाए ना, बगैर चमचे, बगैर प्रोटोकॉल के, खुदा की कसम आपसे कोई हाथ मिलाने नहीं आता, आपसे कोई तस्वीर खिंचाने भी नहीं आता। लेकिन अगर इन्हीं ममालिक में कोई खिलाड़ी चला जाए, कोई सिंगर चला जाए, कोई सेलिब्रिटी चला जाए, तो आप देखें उसका कैसा पुरतबाल इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां की महज़्ज़ब मुआशरा ये जानता है कि आप हुक्मरान बन के कोई एहसान नहीं कर रहे, आप वजीर बन के कोई एहसान नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क के खादे में, आपको खिदमत के लिए रखा है। मैं IMF की रिकमेंडेशन पे एक बात और करना चाहूँगा कि मेरे पास एक बड़ी अजीब सी चीज़ और स्पीकर साहब आई है, और वो ये कि इस IMF ने एक हाई लेवल समरी टेक्निकल असिस्टेंट रिपोर्ट दी है, और स्पीकर साहब इसकी जो मेन कोर फाइंडिंग है, गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। यानी IMF आपको पैसे देने के बाद नवंबर 2025 में ये कह रही है कि आपके पूरे मुल्क में गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में ये जिक्र है। ये रिपोर्ट पता नहीं किसी ने पढ़ी भी है कि नहीं, कर्जा तो ले लिया, लेकिन उसके बाद दूसरी बातें उनकी कोई सुनी। वो कह रहे हैं कि भी करप्शन खत्म करो अपने अंदर से। हमारे यहाँ करप्शन के किंग्स को सदारती अवार्ड मिलते हैं, हमारे यहाँ तो अरबों खरबों रुपए के करप्शन करने वाले को बेगुनाह करार दे दिया जाता है क्योंकि जुर्म साबित नहीं होता। हमारे यहाँ तो अंबार लगा हुआ है, 400 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए बिजली का बिल या जुर्माना ना पे करने वाला अंदर होता है। इस मुल्क के हजारों अरब रुपए खा जाने वाले के ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं होता। तो एक और गुजारिश मेरी ये है कि अभी मैंने ये देखा कि बड़ी तकरीरें हुई हैं और सूबों के ऊपर भी बड़ी तकरीरें हुई हैं। कभी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ बार बार ये बात हो रही है, बार बार बात हो रही है। भैया NFC पढ़ो ना, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन पढ़ो तो सही, इसमें पढ़ो तो सही कि ये किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर खड़े होकर चारों सूबों के नुमाइंदे देखा मैंने, वो KPK के जो है ना औजार, बलूचिस्तान परेशान, सिवाय पंजाब के, सिंध का तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, हमारा तो रोना अपनी जगह है। माशाल्लाह हमारे सिंध के हुक्मरान भी यहाँ आके रो रहे हैं और ऐसे ऐसे आंसुओं से रो रहे हैं, इतने बड़े बड़े आंसुओं से रो रहे हैं कि मैं परेशान हूँ। कह रहे जी बच्चों का स्कूल में पानी नहीं है, अस्पताल में टीका नहीं है, नर्स भाग गई है, डॉक्टर नहीं है, मेरा घर वो सैलाब आ गया। यार तो फिर ये 18वीं तरमीम के सब लोग खिलाफ बात कर रहे हो ना, तो ये तय हो गया ना 18वीं तरमीम ने कुछ नहीं दिया सूबों को, तो फिर रोल बैक करो यार 18वीं तरमीम। जब सारा का सारा विफाक को ही सुनाना है, तो मैं ये कहना है कि जनाब मेरे पास बिजली नहीं है, मेरे पास गैस नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे पास सेहत नहीं है। अच्छा, गैस की रॉयल्टी चारों सूबों ने लेनी है, सिंध की रॉयल्टी सबसे ज्यादा, नेशनल फाइनेंस कमीशन में गैस की रॉयल्टी भी लेनी है, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज भी लेने हैं, के इलेक्ट्रिक के अंदर से 90 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक से भी लेने हैं, और रोना गाना पूरा है। फिर अब जो सिंध का बजट आ रहा है, अब मैं आपको विफाक से जो शेयर मिला है, स्पीकर साहब 2000 अरब रुपए सूबों को जा रहा है। 2008 में मेरे सूबे का बजट था 265 अरब रुपए, 265 अरब रुपए। उस दौर की बजट जंतरी उठा के देखें, ऐसा लग रहा था 2008 में पता नहीं क्या कुछ जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। आज मेरे सूबे का बजट नेशनल फाइनेंस कमीशन 18वीं तरमीम के बाद 4000 अरब रुपए होने जा रहा है, और मेरे हुक्मरानों का यहाँ रोना गाना ही नहीं खत्म हो रहा।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब क्या चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे रियासत बन चुके हैं, सूबे तो एक अलग स्टेट का किरदार अदा कर रहे हैं। अब नोमान की बात हो तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी यदि 18वीं तरमीम है, अच्छा जी एडमिशन नहीं हो रहे, ये सूबाई सब्जेक्ट है। जाली डोमिसाइल पे नौकरियां हो रही हैं, ये सूबाई मामला है। अरे भाई अस्पताल बर्बाद हो गए, ये हमारा मसला नहीं है। यहां तक कि हमें जो 1-1 अरब रुपए का फंड मिला वो भी चीफ मिनिस्टर ने एनओसी कैंसिल कर दी। तो फिर ये बताएं कि आखिरकार विफाक की हैसियत और अहमियत क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात इस बजट के ऊपर, अब मैं इसकी क्लोजिंग करूंगा तजवीज़ देकर। सबसे अहम पिलर जो इस बजट का है वो है ओवरसीज पाकिस्तानी। आपके पास 30 अरब डॉलर आता है फॉरेन रेमिटेंस। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि ईरान और अमेरिका वॉर में रुक गए, लेकिन अभी दुबई का रवैया हमने देख लिया। आपके ये 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी 30 अरब डॉलर भेजते हैं, फेडरल गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इक़दाम करे, और ये आपका 30 अरब डॉलर आपके एक्सपोर्ट से कम है, एक्सपोर्ट के बराबर है। तो ये आपका जो सबसे बड़ा रिलायंस है फॉरेन रेमिटेंस का, वो गल्फ क्राइसिस के बाद अब हमें होशियार हो जाना चाहिए कि जो हमारे अरब ममालिक में, सऊदीया में, दुबई में, कतर में, दोहा में, जहाँ जहाँ लोग हैं, हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें अपना मैन पावर यूरोप की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। वहाँ के जो बैरियर्स हैं वो ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन वो हमें अब रिलायंस दूसरे ममालिक पे करना है। फिर एक और एग्रीकल्चर जोन, पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर जोन इन द वर्ल्ड। अब ये बचपन से सुनते आ रहे हैं जनाब, और अभी मैंने यहाँ भी सुन लिया एग्रीकल्चर भी 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है। लेकिन आप जिस मनसब पे बैठे हैं उसके तबस्सुर से प्राइम मिनिस्टर को 71 सुनानी पड़ गई। भाई 5 दरिया इधर हैं, 4 मौसम इधर हैं, और टमाटो बाहर से आएगा, चावल बाहर से आएगा, आटा भी बाहर से आएगा, और फिर सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट जो इस ऐवान में बैठे वो गरीब हैं, नुकसान में जा रहे हैं। जिसकी 4 शुगर मिली थी वो 16 शुगर मिलों का मालिक है, और 16 की 16 नुकसान में जा रही हैं। राइस मिलें थी वो बढ़ गई हैं, सब नुकसान में जा रही हैं। फिर कहते हैं जी हारी हमारा 50% का पार्टनर है। अगर हारी आपका 50% का पार्टनर है तो ये हारी का DHA में आपके घर के बराबर घर क्यों नहीं है? ये हारी $1 लाख देके अफ्रीका शिकार में क्यों नहीं जाता? ये हारी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? ये आपका 50% का पार्टनर है। इसका मतलब ये है, एक तो सोने पे सुहागा के एग्रीकल्चरिस्ट मौजूद हैं, ऊपर से पॉलिटिशियन भी हैं। यानी कि पूरी सिंध के अंदर गरीबों के ऊपर एक कब्जा है। मेरी बहन कह रही थी जाल बिछाया हुआ है, बिल्कुल जाल बिछाया हुआ है। सिंध में तो गरीबों में जाल के अंदर जाल है और गरीब उसमें फंसा हुआ है। वजीर अमीर से अमीर तर होता चला गया और सिंधी गरीब से गरीब तर होता चला गया। और इसकी एक और मिसाल ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खुद कह रहे हैं ना 70% बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 800 अरब रुपए। अब यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने 46 अरब रुपए तालीम के रखे हैं, 800 अरब रुपए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रखे हैं। अब आप बताइए, जिस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में सियासी रिश्वत दी जाएगी, ये सियासी रिश्वत है, ये वोटर को पहले से खरीदा जाता है। 800 अरब रुपए आप सियासी रिश्वत में उन्हें इमदाद के तौर पे दे रहे हैं, तो इस मुल्क में डॉक्टर कदीर पैदा होंगे या फकीर पैदा होंगे? यानी तालीम का बजट 0 है। यही 800 अरब रुपए उन खवातीन को बारोजगार करने के लिए लगाएं, उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्री लगाएं। नहीं जी, सब्सिडी यही दे दो। वो ये सिसिलियन माफिया इटली में किया करती थी। वो माफिया इटली में अपने अपने इलाकों में ये काम करते थे कि वह घरों में मखसूस पैसे पहुंचाते थे माफियाज के, और कहते थे ताकि उनको कोई काम ना करने पड़े, उनकी फैमिली प्रोटेक्ट रहे, और वो उनके कहने पे पूरी दुनिया में जो है बदमाशी करे। सेम वही मॉडल है। लैपटॉप हम दे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब लैपटॉप दे देते हैं। क्या लैपटॉप देने से नौजवान इंगेज हो रहे हैं? क्या ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नौजवान इंगेज हो रहे हैं? और फिर मेरी गुजारिश ये भी है कि देखें, आपका सर्कुलर डेट सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का सर्कुलर डेट है कि गवर्नमेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पे नहीं करती, वो अपने बिल खड़े कर देते हैं, वो अपनी कैपेसिटी चार्जेस के बिल खड़े कर देते हैं, उस पर वो सूद भी लेते हैं।
फिर इसी तरह ये पावर प्रोड्यूसर फ्यूल कंपनी को नहीं देते, फ्यूल कंपनी बाहर से इंपोर्ट नहीं करती। बेड़ा गर्क हो गया, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसको कोई एड्रेस करने तैयार नहीं है। बीच में हमारे मुजाहरे के बाद ये था कि आईपीपीस को रिफॉर्म करेंगे, री एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक उनका भी कुछ नहीं हुआ। वो एक थोड़ी देर के लिए वो चाय की प्याली में तूफान बरपा हुआ था, उसके बाद उस तूफान का पता ही नहीं चला कि वो किधर गया। इसी तरीके से जनाब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे यहाँ तकरीर में आता है नौजवानों को अपना किरदार अदा करना हो। माजरत के साथ मैं अपनी पार्टी समेत कह रहा हूँ, ये पीटीआई के दोस्त भी बैठे हैं क्योंकि सबसे बड़ा क्लेम इनका है। भाई ये वो ऐवान है जहाँ 60 साल का आदमी नौजवान की नुमाइंदगी कर रहा है, किसान की नुमाइंदगी वडेरा कर रहा है, और स्मॉल इंडस्ट्री की नुमाइंदगी यहाँ पर सनतकार कर रहा है। नौजवान को आज तक पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी आगे लाने की कोशिश नहीं की, कभी भी कोशिश नहीं की। मैं 1987 के अंदर पॉलिटिक्स में आया था और मैं ये ख्वाब लेकर आया था कि शायद मिडिल क्लास के लोग जब ऐवानों में जाएंगे और जाने के बाद इसमें बड़ी लेजिस्लेशन होगी, बड़ा काम होगा। आज 34 साल बाद मैं आपको बता रहा हूं, इस ऐवान के अंदर मिडिल क्लास का रोल खत्म है, बल्कि पाकिस्तान से अब मिडिल क्लास ही खत्म हो रही है। और जब तक इन ऐवानों में ये इजारादारी रहेगी, और माजरत के साथ हम पे ये इल्ज़ाम है कि हम हर जमात के साथ हुकूमत में भी होते हैं, हम पे ये भी इल्ज़ाम है। अच्छा भाई हुकूमत में ना हो तो फिर क्या करें? 2013 से 18 में नहीं थे ना हुकूमत में, शहर का बेड़ा गर्क हुआ, हमारा भी बेड़ा गर्क हुआ। और जब हुकूमत में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर अपने शहर के लिए जाते हैं, जिसके लिए हमें और मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान को आप अगर नहीं देंगे, अब मसला नौजवान भी कौन है? अब इस मुल्क में 3 नौजवान हैं। एक नौजवान वो है जो मेरी तरह सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है, जिसको आप पीला स्कूल कहते हैं। एक नौजवान वो है जो ए लेवल्स ओ लेवल्स का बच्चा है, जिसने 30 अरब रुपए सालाना उस बच्चे ने पाकिस्तान से बाहर भेजने, और उसमें से 90% बच्चा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। एक नौजवान वो है जो मदारिस में पढ़ता है। भाई 3 नौजवान हैं, 3 पाकिस्तान हैं, 3 ख्वाब हैं, 3 मंजिलें हैं, 3 रहने के तरीके हैं, 3 जुबानें हैं, 3 एतबार हैं। और अगर ये नौजवानों को एक जगह कर लें तो इस ऐवान में बैठे बड़े बड़े बुत गिर जाएंगे। फिर मैं ये भी जरूर कहूँगा जी जनाबे वाला कि एक और हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है SIFC। अब ये मैं बजट क्लोज कर रहा हूँ अपनी बात भी, और इसके प्राइम मिनिस्टर साहब इसके पैट्रन हैं, फील्ड मार्शल साहब इसके पैट्रन हैं। मैं इसके ऊपर इसकी जब विंडो खोलते हैं तो उसमें लिखा आता है व्हाई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और उसमें फिर बताते हैं कि ये सिंगल विंडो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, थ्राइविंग बिजनेस एनवायरनमेंट है, म्यूचुअल सक्सेस एंड ग्रोथ है। फिर इसके वेन्यूज क्या हैं? एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, IT, टेलीकॉम, मिनरल, माइंस, एनर्जी इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन। यहाँ सब इतने बाअसर लोग मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस SIFC को, जो कि एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, 1 विंडो है, यहाँ पर बैठे कितने बड़े बड़े बाअसर लोगों ने इस SIFC में अपना किरदार अदा किया। कितने लोग, सबके ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया में। कितने यहाँ पे साबिक वजीर आजम बैठे हैं, वजीर आला मौजूद हैं, गवर्नर मौजूद हैं। बातों के टूर्नामेंट हैं। पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने कुछ करना है तो कोई इसका हिसाब दे कि इस SIFC में, जो कि सब ने मिलकर बनाई, आखिरकार इसके लिए पर्सनल कोशिशें क्या की। अभी अपनी अपनी हुकूमत पे बात आ जाए तो 4-4 ममालिक के पास जाके सिफारिशें पहुंच जाएंगी कि हाँ जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन जब मुल्क बचाने के लिए कोई इदारा बना तो उसको किसी एक ने भी परफॉर्म नहीं किया। मैं सिंपल ये कहूँगा जनाब कि एक आम आदमी का रिलीफ मैंने आपको बता दिया। एक हमारे यहाँ, हमारे शहर में एक और बड़ा अजाब आ गया, और एक ये अजाब, ये वैसे ही हमारे शहर में 18 साल से अजाब है ही हम पर, लेकिन एक अजाब ये आया कि हमारे यहाँ फ्री खाने बट रहे हैं जनाब, फ्री दस्तरखान, और फ्री अब सोने की भी फैसिलिटी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन बंद है तो रेलवे फाटक पे जाके आराम से बिस्तर लग जाते हैं। 50-50 रुपए, 100 रुपए पर बिस्तर रेट है वहाँ पे। यानी 3 टाइम फ्री खाएं, दिन भर मस्ती करें, डकैतियाँ मारें, चोरी करें या ना करें, और उसके बाद खा के आराम से सो जाएं। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे आपके घरों में बतवातर इतना
बकरे का गोश्त नहीं पकता, हमारे यहाँ शुतुरमुर्ग के गोश्त फ्री, बकरे का गोश्त फ्री, गाय का गोश्त फ्री। क्या इसके लिए कोई हुकूमत की कोई पॉलिसी है? यकीनन फेडरल गवर्नमेंट मुझे कह देगी ये तो 18वीं तरमीम है जनाब, और हमारे यहाँ जब 800 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप कर दो सर। मैं कराची पे आ जाता हूँ बस। और ये एक चीज और है सर, ये मेरे हाथ लग गया एक लोन एग्रीमेंट, ये कराची का क्लिक प्रोजेक्ट है, और इस गवर्नमेंट में 2024 में इसकी पहली वो जो है ना वो रिलीज आई है। और स्पीकर साहब, इसमें जो श्योरिटी है, जो बोरोवर है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और जो यूटिलाइज कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। यानी मेरे शहर के ऊपर क्लिक प्रोजेक्ट से कर्जा लिया, उस पर सूद भी है, एशियन डेवलपमेंट भी कर्जा दे रहा है, मेरा शहर गिरवी रख दिया और मुझे ही नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, मेरे इत्तेहादी PMLN वो भी मुझे नहीं बता रहे। नहीं सर, अभी बस ये कराची की, सिर्फ कराची की बात बस ये अब आप आखिरी पॉइंट पे आ जाए प्लीज। सर को कराची आप सिर्फ ये देखें, 2 से 3 मिनट ले रहे हैं। नहीं नहीं 2 मिनट दे, बस आखिरी चीज बोल रहे प्लीज। 2 मिनट। अब मेरी गुजारिश है, आप कहना माने। बस हमें 2 मिनट दे दें ना। मैं ये कराची की बात करना चाहता हूँ सर। देखिए, कराची की बात तो आप मुझे प्लीज करने देना। अच्छा, मैं अभी यहाँ मैंने देखा बजट के ऊपर एक कुछ लोगों को जो है ना तड़का लगाना जरूरी होता है, यानी माहौल खराब करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर मेरी बहन अभी शुरू हो गई, वो बल्दिया फैक्ट्री भूल गए, हम ये नहीं भूले, हम वो नहीं भूले, हम नहीं भूले। अरे भाई, भूलना भी नहीं चाहिए, अब तो भूलना भी नहीं चाहिए, और अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो पढ़ने भी चाहिए। यानी हद हो गई। इल्जाम तराशी का एक वतीरा बनाया हुआ है सिर्फ अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए, अपने वोटर को खुश करने के लिए। आ गया बस गुजारिश, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। आपको वाइंड अप करने का मौका भी दिया, अब कहना मान लें, चेयर का कहना मान लें। बस आखिरी शेर पढ़े। नहीं 2 मिनट नहीं प्लीज सर, 2 मिनट शेर पढ़े बस। आपने शेर जरूर लिखा होगा, आप सर ये लगाव रखते हैं, लिखा होगा, लेकिन कराची के ऊपर थोड़ा सा जरूर बड़ी बड़ास निकाली है। नहीं, वो आपको मौका मिला ना, माहौल बराबर तो करना है। आप सिर्फ ये सर डेबिट देखिए, आपको डबल टाइम मिला है जो अलॉटेड टाइम है, उससे भी ज्यादा, कितना डबल से भी ज्यादा। कितने मिनट हुए जी? 10 मिनट तो दे देना। 10 मिनट का टाइम होता है, आपका 23वां मिनट चल रहा है। अब इस तरह ना करें। अच्छा चलिए, फिर 1 मिनट दे, मैं क्लोज कर देता हूँ। शेर पढ़ें प्लीज।